हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल शर्मा और हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम फुल चैप्टर की रिवीजन करेंगे। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल @science बाय मुकुल पर मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट अस गो थ्रू सम बेसिक्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, व्हाट इज अ चार्ज। व्हाट इज अ चार्ज पार्टिकल। जैसे सभी चार्ज पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे सभी पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वैसे उसकी एक चार्ज भी प्रॉपर्टी होती है। जैसे सभी पार्टिकल्स के पास मास होता है, वैसे सभी पार्टिकल्स के पास चार्ज भी होता है। इस चार्ज की हेल्प से वो दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उन पर फोर्स लगा सकता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या अपने से रिपेल कर सकता है, और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इस तरह से काम करता है। अच्छा, अगर चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका कुछ एसआई यूनिट भी होगी। जैसे मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? सॉरी, मास की लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास? सेकेंड। ठीक है। द सेम वे चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास? कूलम। क्या होती है? कूलम। एक साइंटिस्ट के नाम के आगे रखा गया था। फिर हमारे पास आते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज के हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है हमारे पास? प्रोटॉन्स के ऊपर। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल हो जाए? टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा? हमारे पास नेट चार्ज कितना आ जाएगा? ज़ीरो। नेट चार्ज कितना आ गया हमारे पे? ज़ीरो। जैसे कि -6 हमारे पास नेगेटिव चार्ज था और +6 हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, तो -6 + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये वाला केस आ जाए तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोलते हैं उस बॉडी को? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज 0 होता है। अच्छा, जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर चार्ज एक अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें और हमने एक और पॉजिटिव चार्ज लें, तो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अच्छा, एक अगर हम नेगेटिव चार्ज लें और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज लें, वो भी आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो हमने क्या देखा? जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक मतलब एक जैसे चार्जेस, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बट जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस या फिर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट, एक दूसरे की तरफ जाते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आपने देख ली थी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डिस्कवरीज हमने साइंटिस्ट ने की थी। हमने तो नहीं, साइंटिस्ट ने की थी। तो पहली डिस्कवरी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में आप ई नेगेटिव भी लिख सकते हो, ई नेगेटिव भी लिख सकते हो। इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। इसको आइडेंटिफाई जे थॉमसन ने किया था। इनके ऊपर चार्ज कितना होता है? इनके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। -1 कूलम नहीं, ये गलत हो जाएगा। -1 यूनिट। ये यूनिट क्यों बोलते हैं? बेसिकली हम इसको आसान करने के लिए हम इसको 1 यूनिट बोल देते हैं। एक यूनिट का मतलब कितना होता है वैसे? एक यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये 1 यूनिट चार्ज होता है। तो एक्चुअली अगर कूलम में चार्ज निकालें तो वो आएगा माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर सिंपल यूनिट्स में बात करें तो इसमें 9th क्लास में आपने सिर्फ यूनिट्स में बात करनी है, तो ये इतना लंबा आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? -1, सिंपल याद रखो। ठीक है। इसका मास कितना होता है? इसका जो मास है ना, वो नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है पूरे एटम के मास के कंपैरिजन में। अगर पूरा एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होगा। अच्छा, फिर होता कितना है? ना के बराबर है, लेकिन होता कितना है? 9.1 टाइम्स 10⁻31 किलोग्राम। 10⁻31 किलोग्राम, मतलब 0 पॉइंट के बाद ऐसा करते करते 31 जीरो लगाने हैं। ठीक है। चलो,
अब बात करते हैं प्रोटॉन की। सेकंड कौन सा हमारा? प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने आइडेंटिफाई किया था हमारे पास? गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन। इस पर चार्ज कितना होता है? इस पर होता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव का 1 यूनिट, +1 यूनिट चार्ज। हम बोलते हैं प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, ठीक है। +1 यूनिट मतलब कि +1.6 × 10⁻⁻19 अगर कूलम में निकालना हो, जो कि आपने अभी निकालना नहीं है, ठीक है। इसका मास कितना होता है? इसका जो मास होता है वो 2000 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। कितना होता है? 2000 गुना। मतलब अगर यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन लिख दूं मैं, वो कितना होगा? 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको आप साथ अपनी नोटबुक पे लिख लो। बाकी नोट्स तो आपको प्रिंटेड मिल जाएंगे। अब इस एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखते रहा करो। और अगर किलोग्राम में इसका मास निकालना है, अगर एग्जैक्ट मास पता करना, तो वो ये उसका एग्जैक्ट मास है 1.67 टाइम्स 10⁻⁻27 kg, ठीक है। चलो एक रिकैप ले लेते हैं प्रीवियस चैप्टर का। जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक डाल्टन नाम से साइंटिस्ट था। डाल्टन ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जिसके थ्योरी दी थी, जिसमें कुछ पोस्टुलेट्स थे। और वन ऑफ द पोस्टुलेट्स वर कि जो एटम है हमारे पास, जो एटम था वो क्या था? दैट वाज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट अभी तो हमने पढ़ेंगे कि उसको इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रॉन अभी आगे जाके आएगा। हम 3 पार्ट में डिवाइड उसको कर सकते हैं। तो ये थ्योरी उसकी क्या प्रूव हो गई? उसकी ये थ्योरी रॉन्ग प्रूव हो गई, गलत प्रूव हो गई, या फिर इनकम्प्लीट प्रूव हो गई। और आगे बहुत सारी थ्योरीज थी जो कि उसकी गलत प्रूव हुई थी, ठीक है। चलो लेट अस कंटिन्यू। तो सबसे पहला जो मॉडल, वन ऑफ द फर्स्ट मॉडल वाज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या कहता है हमको? थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, और जो हमारा एटम है ना, वो पूरा का पूरा एटम देखा जाए तो उस पूरे एटम में हर जगह एक पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? हर जगह एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होगा। क्या होगा? हर जगह एक पॉजिटिव चार्ज। आप फिगर में दे सकते हो। और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में, इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, मैंने प्रोटॉन्स बना दी गलती से, ठीक है। मान लो इस पूरे पार्ट में क्या है? हमारे पास चार्ज है। तो इस छोटे छोटे पार्ट में बीच में हर जगह से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े होंगे, जैसे आपके वाटरमेलन के अंदर सीड्स पड़े होते हैं। दीज आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये पड़े होंगे बीच में, ठीक है। तो उसमें क्या बोला इसने? पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरे पार्ट में, यहाँ पे पूरे पार्ट में फैला हुआ है, ठीक है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे हैं? बीच बीच में लगे हुए हैं। इस मॉडल को हमने क्या बोला था? वाटरमेलन मॉडल बोला है। वाटरमेलन। वाटरमेलन में क्या होता है? जो रेड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? इसको हमने रेड पार्ट, इस रेड पार्ट को हमने क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज। और जो इसके सीड्स थे, इसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सिंपल। इसको हम क्रिसमस पुडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। वाटरमेलन को नहीं, इस मॉडल को हम उससे रिलेट कर सकते हैं। पुडिंग के अंदर जो पुडिंग वाला पार्ट है वो क्या? पॉजिटिव चार्ज। और बीच में रेजिन्स लगे हुए हैं या फिर कैशू नट्स, जो भी लगा हुआ है उसमें, टॉपिंग्स डली हुई हैं अंदर, जो भी लगा हुआ है, फीलिंग्स हैं, वो हमारा क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी, अब थॉमसन ने मॉडल दे दिया, हमने समझ लिया। अगर आपसे पूछें कि थॉमसन मॉडल क्या था, तो आप उसमें ये 3 पॉइंट लिखोगे जो उसके मेन पोस्टुलेट्स थे, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे। पहला कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड कर दिए गए हैं। अब वो बोलता है जो जितना उस पर नेगेटिव चार्ज है और जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो दोनों ही चार्जेस क्या हैं? इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में। जिससे एटम कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। अभी बताया था ना, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम हो जाए तो एटम कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। तो ये आपने ये बताना है। और तीसरा, तीसरा क्या है? बच्चे हमेशा इसको स्किप करते हैं, आपने स्किप नहीं करना है। इसमें कहा है कि जो मास है एटम का, द एटम का जो मास है
जितना भी सारा मास है वो सारा सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही लिख के आना है अपने एग्जाम में कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अगर ये हमारा एटम है तो हर जगह मास है यहाँ पे, ऐसा नहीं कहीं मास ज़्यादा कहीं मास कम है, नहीं, ये सारा मास हर जगह सेम है। ऐसा नहीं एक तरफ ज़्यादा मास है एक तरफ कम मास है, एक जगह खाली पड़ी है, नहीं, ऐसा कोई जगह खाली नहीं पड़ी, पूरी जगह मास है, पूरी जगह एक ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली इक्वल मास है। ठीक है, ये उसने मॉडल दिया, बिल्कुल सिंपल मॉडल था, बट ये सिंपल था, यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि जो बाकी साइंटिस्ट थे, जो उनके एक्सपेरिमेंट थे, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे, वो इसके रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे थे, इस एटम के साथ मैच नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन आ गई, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स आ गई थी, इसकी कुछ कमियां आ गई थी। वही कमियां अगर हम पढ़ें तो वो कमियां क्या कहती हैं हमको, वो कहती हैं कि जो ये एटम का मॉडल था ना, वो दूसरे साइंटिस्ट के रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा था। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ अदर साइंटिस्ट सच एस रदरफोर्ड, बिकॉज रदरफोर्ड का जो मॉडल था, एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, जब इसके बाद नेक्स्ट आप वही पढ़ोगे, उसके मॉडल के हिसाब से सेंटर में एक न्यूक्लियस होना चाहिए, सेंटर में एक न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, बट वहां पे सेंटर में न्यूक्लियस नहीं था, क्योंकि उस, ठीक है, तो उस मॉडल में एक नंबर आ रहा था हमारे पास, उस नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोल रहे थे, मतलब नंबर बेसिकली अब कहना चाहता हूँ मैं, एक चीज़ आ रही थी, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियस की बात नहीं की गई थी। तो इसका मतलब या तो रदरफोर्ड गलत है या तो थॉमसन गलत है। और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ज़्यादा डिटेल था, उसमें ज़्यादा हमारे पास जो थ्योरी थी उससे मैच करा था, इसलिए थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई थी। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, दैट इज हाउ, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना पास पास कैसे है। पूरे यूनिवर्स में कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव या कोई भी दो चीज़ें बिल्कुल टच नहीं कर सकती, बिल्कुल क्लोज नहीं आ सकती, दैट मीन्स अनस्टेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबिलिटी। चार्ज कभी भी पास इतने नहीं आ सकते, वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि अंदर हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस भी होती हैं, क्लोज रेंज फोर्सेस भी होती हैं, उनकी वजह से जो हमारे चार्जेस हैं वो स्टेबल नहीं होते, ये कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं है। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दैट इज हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कुड रिमेन सो क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो लिमिटेशन बच्चे ये वाली लिमिटेशन तो लिखाते हैं हमेशा, ये नहीं लिख के आते, तो आपने दोनों लिखनी है अगर आपने पूरे मार्क्स देने हैं तो। इसकी जो अगर आपसे लिमिटेशन है तो मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं, और मोस्टली 2 मार्क्स में ही पूछते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने ना एक सिंपलर अप्रोच यूज करी। रदरफोर्ड कहता कि सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, एक अल्फा पार्टिकल लेंगे, क्या लेंगे, अल्फा पार्टिकल, इसकी एक बीम लेंगे, मतलब एक ऐसी बीम जिसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इस बीम को हम किससे पास करेंगे, इस बीम को हम पास करेंगे एक गोल्ड के फॉइल से। लेट्स से मैंने गोल्ड की फॉइल बना दी आपके लिए, लो, दिस इज अ गोल्ड फॉइल, दिस इज अ गोल्ड फॉइल। इसमें से वो चीज़ पास कर रही होगी तो होगा क्या, मान लो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से गए पास करे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल तो क्या होंगे, मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल हल्के से मुड़ जाएंगे, और कुछ अल्फा पार्टिकल तो वापस ही आ जाएंगे, ऑलमोस्ट बैक स्कैटर हो जाएंगे, इसको बोलते हैं बैक स्कैटर या फिर रीबाउंड। कुछ तो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, पैर मोड़ लेंगे अपने, वापस आ जाएंगे। तो इस बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या है। बच्चा पूछता कैसे, अगर मैं मान लूँ कि गोल्ड की फॉइल की जो लेयर है ये बहुत थिन है, ये बहुत ही थिन लेयर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये लेयर ऑलमोस्ट कुछ एटम्स की ही होगी, कह सकता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, हमने ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्टिकल अंदर गए, जो पार्टिकल सीधे निकल गए हैं मतलब वो किसी जगह से टकराए नहीं है, तो मोस्टली जगह खाली होनी चाहिए। ठीक है, वैसे कुछ टकरा रहे हैं तो कुछ पार्ट में कुछ है, और ज़्यादातर वापस भी आ रहे हैं तो वहाँ भी कुछ है। तो ये सब पता करने से पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स को हम बोलते हैं डबली चार्ज हीलियम आयंस। तो ये आपका हीलियम है, ठीक है, हीलियम को 2 बार चार्ज करोगे तो उस पर +2 चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर कितना चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया, +2 यूनिट चार्ज।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको ना दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, इसको हीलियम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। चलो ये तो हो गया अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, एक आपने क्वेश्चन पूछा गोल्ड ही फॉइल क्यों, गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया उसने, क्यों गोल्ड का शौकीन था? नहीं, द रीजन बीइंग उसने गोल्ड फॉइल चूज किया इज, जो हमारा गोल्ड का फॉइल है ना वो बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है, उसकी प्रॉपर्टी है वो, हमने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल मेलिएबिलिटी, इसकी मेलिएबिलिटी बहुत ही हाई होती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी थिन लेयर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इसकी एक थिन लेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब उसने यूज़ किया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो आप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन टू रेड। यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है, रेडियम यूज़ किया इसने, ऐसे हम कोई और सोर्स भी यूज़ करते हैं अल्फा पार्टिकल का, इसलिए रेडियम यूज़ किया है। एक लेड का ब्लॉक रखा है। लेड का ब्लॉक क्यों रखा है? कि अल्फा पार्टिकल कहीं और से यहाँ से एस्केप ना कर जाएं। ठीक है, चलो अब उसने अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से बम्बार्ड किए, यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखी है, यहाँ पे एक उसने डिटेक्टर स्क्रीन लगा दी। डिटेक्टर स्क्रीन इस तरह से होती है, अगर इस पर कोई अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो यहाँ पे एक शाइनिंग होगी, एक लाइट शाइन करेगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई पार्टिकल टकराया है। तो हमने नोटिस क्या किया कि मोस्टली पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सीधे जा रहे हैं, मोस्टली। ये वाला जो केस था ये मोस्टली हो रहा है। फिर जो हमारे पास थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये क्या था हमारे पास? फ्यू, बहुत ही मतलब थोड़े बहुत हो रहे थे। और जो जो वापिस आ जा रहे हैं वो क्या था? रेयरली। क्या था? रेयरली। क्लियर? चलो उसके बाद हमने नोटिस कितना रेयर था कि अगर यहाँ से एक 12,000 पार्टिकल जा रहे हैं तो उसमें से एक ही वापस आ पा रहा है वापस, तो इतना रेयर था। तो अगर इसको हम इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, किसी भी एक्सपेरिमेंट में 3 चीज़ें होती हैं बेटा। ऑब्जर्वेशन, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसके बेस पे आप एक क्या बोलते हो, कंक्लूजन निकालते हो, कंक्लूजन, और एक फाइनल रिजल्ट देते हो। आप फाइनल रिजल्ट देते हो या फिर एक थ्योरी देते हो या उसके पोस्टुलेट्स बनाते हो, अपना एक फाइनल रिजल्ट देते हो। ठीक है, पोस्टुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन, फिर पढ़ेंगे कंक्लूजन, फिर थर्ड पार्ट ये। तो लेट अस स्टडी अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या 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 ऑब्जर्व किया हमने रदरफोर्ड ने? कह रहा मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, मोस्टली पार्टिकल्स थे वो कहते पास्ड स्ट्रेटली, वो गोल्ड फॉइल से पास कर जा रहे थे। ओके, कह रहा कुछ अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। सम पार्टिकल्स छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट होते थे, मोस्टली सीधे जा रहे थे, कुछ पार्टिकल हल्के से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 1 आउट ऑफ 12,000 अपीयर टू बी रीबाउंडेड, मतलब टकराकर वापस आ रहे थे। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। और तो ऑब्जर्वेशन तो हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका कंक्लूजन। पहले देखो हुआ क्या था यहाँ पे एक बार। ये तभी पॉसिबल है, देखो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? पॉजिटिव। अभी तो पढ़ा हमने +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज को कौन रिपेल कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है? एक और पॉजिटिव चार्ज। तो उसने बोला ऐसा होता होगा कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने वाला एक पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ है कि सारा का सारा वो सेंटर पे प्रेजेंट होगा, तभी तो ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। देखो ये वाला पार्टिकल सीधे निकल गया बिल्कुल, और जो जितना इसके पास आते जाओगे उतना ये डिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। जैसे कि ये वाला है लार्ज डिफ्लेक्शन। कैसे हुई डिफ्लेक्शन? ताकि ये इसके पास से गुजर रहा था पॉजिटिव चार्ज के। और बिल्कुल ही बैक स्कैटर कैसे हुआ? जब बिल्कुल ही पास से गुजरेंगे तो। ठीक है, तो उसने एक बात नोटिस करी, उसने एक पोस्टुलेट दिया कि एक हमें रिजल्ट दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो सारा का सारा सेंटर पे है, और जो नेगेटिव है उसके आसपास घूम रहा है, जो उसके आसपास घूम रहा है ये इसका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो उसने कंक्लूजन निकाला, उसने एक कंक्लूजन निकाला। उस कंक्लूजन में उसने ये बताया, वो कहता कि जितना पार्टिकल में स्पेस है अंदर, जितना भी उसके अंदर स्पेस है वो ज़्यादातर जगह कैसी है, वो ज़्यादातर जगह खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी,
बिकॉज अल्फा पार्टिकल आर पासिंग स्ट्रेट। कह जो थोड़े से बहुत पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, उसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत ही थोड़ी जगह ले रहा है, क्योंकि थोड़े से पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज भी थोड़ी सी जगह ले रहा है। और जो पार्टिकल वापस स्ट्राइक बैक कर रहे थे, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये कि सारा का सारा मास भी उस छोटी सी जगह पे है। तो हमारे पास एक मॉडल बन चुका है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल छोटी सी जगह पे भी है और सेंटर में भी है। ठीक है, इससे क्या पता लगा, देखो सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है और बहुत छोटी सी जगह पे है। तो इसके अराउंड अगर मैं सर्कल बनाऊं, यहाँ पे हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास, एटम का मास ऑफ एटम, सारा का सारा यहीं पे कंसंट्रेटेड है, सारा यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सारा का सारा यहाँ पे ही प्रेजेंट है ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो तो फाइनल थ्योरी क्या थी, न्यूक्लियर मॉडल क्या दिया उसने, उन्हें फाइनल न्यूक्लियर मॉडल दिया कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक हाईली डेंस, मतलब हाई डेंसिटी, सारा का सारा एक ही जगह पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ पर, किस पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा दूसरा क्या दिया, कहता है यार जो एटम का साइज है और जो इस न्यूक्लियस का साइज है उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर न्यूक्लियस इस डॉट की तरह है तो एटम इस पूरे सर्कल की तरह है, इस पूरे सर्कल की तरह है। मतलब अगर न्यूक्लियस का साइज कितना है, 10⁻15, तो एटम का साइज कितना होगा, 10⁻10। बच्चा बोलता है ये वाला बड़ा है, नहीं ये छोटा है, माइनस में है पावर। मतलब बेसिकली साइज ऑफ न्यूक्लियस, नहीं एटम, साइज ऑफ एटम इज 5000 टाइम्स, नहीं 5000 10⁵ यानी कि 1 लाख टाइम साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से 1 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। तो मतलब 99.99999% एटम कैसा है, एम्प्टी, इतना एटम तो खाली ही पड़ा है। तो आप समझ रहे हो आसपास जितनी चीज़ आपको दिख रही है उसमें से 99.99999% एम्प्टी है। समझ गए, अच्छा अच्छा एक बात, तो ये मॉडल कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा, सेंटर में एक चीज़ है उसके आसपास कुछ रिवॉल्व कर रहा है। अरे ऐसा तो अर्थ और सन नहीं करते, यहाँ पे सन है हमारा, यहाँ हमारी अर्थ है और ये रिवॉल्व कर रही है। तो इस मॉडल को एक और नाम दिया गया, इसको हमने बोल दिया प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। क्या बोल दिया इसको हमने, प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंसिडर किए गए थे प्लैनेट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ लिमिटेशंस भी दी, क्या थी इसकी, उसकी भी कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी, देखो एक स्टडी होती है, एक जो फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या कहती है, ये कहती है जब कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जब वो एक्सेलरेट होगा, क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, तो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी को लूज करेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, एक तरह की लाइट होती है, जैसे एक्सरे हो गया, यूवी रेज होगी, विजिबल लाइट हो गई, ठीक है, आपकी ये माइक्रोवेव्स होगी, ये सारी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये सारी एक तरह की लाइट्स होती हैं। कुछ लाइट को हम देख सकते हैं, कुछ लाइट को हम नहीं देख सकते। ठीक है, अब बच्चा बोलता है सर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, एनर्जी लूज करेगा, ठीक समझ में आता है, पर इस मॉडल में एनर्जी लूज कहाँ कर रहा है, कर रहा है, देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में है, सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है, सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है, डायरेक्शन इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली,
डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले डायरेक्शन उसकी ये थी, अब उसकी डायरेक्शन यहाँ पे ये हो जाएगी, उसके बाद उसकी डायरेक्शन यहाँ पर ये हो जाएगी। ऐसे डायरेक्शन उसकी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो जा रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी क्या चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी, चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी भी चेंज होगी तो वो कौन सा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिजिक्स में पढ़ा है ना आपने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चैप्टर नंबर 7। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। अब मतलब कहना क्या चाहता हूँ, कहना मैं आपको ये चाहता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में जाएगा तो वो अपना एनर्जी को लूज करेगा। बच्चा बोलता करना था एनर्जी लूज, तो क्या हो गया, देखो ये आपका एटम है, दिस इज योर एटम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एटम। अब क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है और एनर्जी को लूज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है और एनर्जी को लूज कर रहा है। तो क्या होगा, एनर्जी लूज करते 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 ये स्लो हो जाएगा, स्लो होएगा तो धीरे धीरे करते 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 इसके अंदर गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। और जब वो न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो एटम खत्म हो जाएगा, एटम विल नॉट एग्जिस्ट। तो एटम स्टेबल नहीं है। जो ये पाथ में घूम रहा है, ये ऑर्बिट में जो घूम रहा है, ये ऑर्बिट स्टेबल नहीं है। इस ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं हम, जो रदरफोर्ड ने जो ऑर्बिट बताया था उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल ऑर्बिट्स। राइट इट डाउन, अनस्टेबल ऑर्बिट्स। ये अनस्टेबल ऑर्बिट्स थे हमारे पास, ठीक है। चलो ये समझ में आया। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, अब हम इसको ठीक करने के लिए हमने नया मॉडल बनाया। एक नया पर्सन था, नील्स बोर, एक नए साइंटिस्ट थे नील्स बोर। उसने एक मॉडल बनाया। वो कहता कि चलो एटम में क्या है, जो हमारे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है आपने सही बोला, रदरफोर्ड ने जो बोला सेंटर पे मास है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, उसके आसपास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ बात ठीक है, बट यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूँगा मैं। वो करेक्शन ये है कि जो ये हमने अपने ऑर्बिट बनाया है, जो हमने ऑर्बिट बनाया है, ये कहीं भी नहीं बना सकते आप, किसी भी रेडियस का नहीं बना सकते। ये फिक्स्ड होगा, ये डिस्क्रीट होंगे। पहली बात तो एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे और अलग अलग होंगे। ये अलग अलग ऑर्बिट में बनेंगे। और दूसरा, इन सभी के अंदर इस एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब ये अगर मेरा सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस, तो पहला ऑर्बिट इसका ये रहा, फॉर एग्जांपल मैं आधा ही बना रहा हूँ। दूसरा ऑर्बिट उसका ये रहा, तीसरा ऑर्बिट उसका ये रहा। तो इस पूरे ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी ई है, ई1 मान लेते, तो मान लो इसको ई1 बोल दिया। और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी भी कितनी होगी, ई1। वैसे ही यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, ई2। तो एक और है इसके अंदर, तो उसकी एनर्जी भी कितनी होगी, ई2। मान लो एक और है, उसकी भी कितनी होगी, ई2। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी सेम एनर्जी होगी, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इन एनर्जी, ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स, या फिर एनर्जी शेल्स, एनर्जी शेल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑर्बिट आप कहीं भी नहीं बना सकते, फिक्स्ड नंबर ऑर्बिट होंगे। पहली बात तो फिक्स्ड ऑर्बिट होंगे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे ये ऑर्बिट्स। ये इस तरह से ऑर्बिट होते हैं। ये ऑर्बिट स्पेशल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इन ऑर्बिट्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है लेट्स से, और वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा। इसलिए ये ऑर्बिट्स स्टेबल हैं, इनको हम स्टेबल ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स। पहले क्या थे, देखो पहले क्या थे, अनस्टेबल ऑर्बिट्स, और अब है हमारे पास स्टेबल ऑर्बिट्स, ठीक है। चलो इनका एक और नाम होता है, क्योंकि ये स्टेबल है, ये रुकी हुई है, ये हिलेगी नहीं, गिरेगी नहीं, डुलेगी नहीं, तो इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं इनको, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और हम इसको साथ में स्टेशनरी स्टेट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है। एक बार उसको रिकैप कर देते हैं हम, इजीली समराइज कर देता हूँ। पहला, एटम में सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग।
अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन सर्टेन अलाउड ऑर्बिट्स। कुछ ऑर्बिट्स अलाउ किए हुए उसी में घूमेंगे, ऐसे नहीं किसी मर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, नहीं, कुछ अलाउड ऑर्बिट्स होते हैं उसी में रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, और इन जो अलाउड ऑर्बिट्स हैं, जो जो हमें ऑर्बिट्स अलाउड कर रखे हैं, इन सभी अलाउड ऑर्बिट्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। इन सभी अलाउड ऑर्बिट्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, इसीलिए हम इन सभी को क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल्स बोलते हैं, या फिर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ऑर्बिट्स के ये दूसरे नाम है। दूसरे बोला ये ऐसे ऑर्बिट्स हैं, इनको अलाउड क्यों बोल रहा है, क्योंकि इन ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, इट विल नॉट एमिट एनी एनर्जी, इसलिए वो स्टेबल होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, स्टेशनरी ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, चलो एनर्जी लेवल्स के बारे में और बात करते हैं। अब मैंने आपको इससे बताया कि ये हमारे पास एटम है का सेंटर है, ये पहली ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो इन ऑर्बिट्स के ना कुछ नाम दे देते हैं ताकि इनको हम आराम से समझ सकें। तो पहली ऑर्बिट का नाम दे दिया मैंने के शेल, ये शेल्स बना रखी हैं। दूसरी का एल शेल, तीसरी का एम शेल। तो हमने इसका नाम दे दिया, जैसे आपके स्कूल में नाम भी होता है और रोल नंबर भी होता है, वैसे इनका भी एक नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट शेल येरी, सेकंड शेल येरी और थर्ड शेल येरी। ठीक है, तो पहली शेल का नाम मैंने दे दिया n इज इक्वल टू 1, यानी कि ये के शेल है। दूसरी का नाम दे दिया n इज इक्वल टू 2, ये एल शेल है। फिर तीसरी का नाम दे दिया n इज इक्वल टू 3, ये एम शेल है। ऐसे करते करते एम एन ओ पी तक जहाँ तक जाते रहो, जितनी शेल आप पूछिए उतनी शेल दे लो आप। ठीक है, अच्छा इस एन को बोलते कैसे, हमारे में तो रोल नंबर बोलते थे क्लास में, इस एन को क्या बोलते हैं, इस एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपकी 11th क्लास में और 12th क्लास में जब आप नॉन मेडिकल लोगे तब आएगा। फिलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, बेसिकली जो इस शेल के बारे में बताता है कौन सी शेल है। बस इतना ही समझने की जरूरत है आपको। दूसरा, जो सबसे पहली है, जो सबसे पहला शेल है, उसमें एनर्जी सबसे कम होती है, उस एनर्जी को हमने बोल दिया E1। जो दूसरी वाली होगी वो E2, वो इससे ज़्यादा होगी। जो तीसरी वाली होगी वो उससे ज़्यादा होगी, ऐसे एनर्जी बढ़ती रहेगी। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं, दिस इज आवर डायग्राम। तो डायग्राम में क्या हो रहा है, पहली शेल का नाम क्या दिया उसने, n इज इक्वल टू 1, इसकी एनर्जी कितनी थी, E1। अच्छा n इज इक्वल टू 1 का इसका नंबर था, उसका नाम क्या था, के शेल। वैसे n इज इक्वल टू 2 का नंबर तो 2 था और नाम क्या था, एल शेल। n इज इक्वल टू 3 का नंबर तो 3 था और नाम क्या था, एम शेल। ऐसे सबके नाम दिए हुए, के एल एम शेल, और उसका सबके नंबर दिए हुए 1 2 3। पहली शेल की एनर्जी कितनी है, E1, पहली शेल की एनर्जी कितनी थी, E1। ठीक है, फिर E2, फिर E3, फिर E4 चलती रहेगी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये। तो जो E1 है सबसे छोटी, उससे बड़ी कौन है, E2, उससे बड़ी E3, उससे बड़ी E4, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, और सेंटर में क्या हमारा प्यारा न्यूक्लियस। क्लियर हुआ, लेट अस कंटिन्यू। अच्छा एक डिस्कवरी और हुई थी, एक डिस्कवरी और हुई थी, क्या था, एक ना एक्स्ट्रा चीज, जो न्यूक्लियस मैंने बात की, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, आसपास क्या था, नेगेटिव चार्ज। इसके साथ एक और चीज थी, इस सेंटर में ना एक न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज भी थी। क्या था, एक न्यूट्रॉन नाम का चीज भी थी, जिसको हम n नॉट भी लिख देते हैं, या n0 लिख सकते हैं हम इसको साथ में। इसको डिस्कवर किसने किया था, जे चैडविक ने। ठीक है, ये ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इस पे चार्ज कितना है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इस पे चार्ज कितना है, 0। इसका मास प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और ये सभी के न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियाई क्या होता है, अगर एक है तो न्यूक्लियस, और एक से ज्यादा है तो न्यूक्लियाई, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, सभी के न्यूक्लियाई, सभी के न्यूक्लियस के अंदर ये होता है हमारे पास न्यूट्रॉन, सिवाय किसके, हाइड्रोजन के। जो हाइड्रोजन हमारा हमें मिलती है ना, उसमें जो हम हाइड्रोजन जिसकी हम बात करते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब में न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमारी फाइनल पिक्चर क्या बनी, सेंटर में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और आसपास क्या मूव कर रहे हैं उसके, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू। अच्छा इस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, शेल्स के अंदर।
तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बच्चा बोलता है जितने आपकी मर्जी उतने डाल दो। नहीं, नॉट लाइक दैट। तो इनका एक पर्टिकुलर हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? एक शेल में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 2n²। जहां पे n क्या है आपको बताया था, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अगर पहली शेल की बात करूं, फॉर फर्स्ट शेल, पहली शेल के लिए n कितना होगा? 1। तो 2n² कितना हुआ? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2। तो पहली शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वैसे दूसरी शेल देखें, सेकंड शेल के लिए n कितना होगा? 2। तो 2n² कितना हो गया हमारे पास? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 8। तो दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरी शेल में n कितना होगा? 3। तो 2 इंटू n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल 9 टू ज़ा 18। तो तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे। पहला रूल तो ये हो गया। सेकंड रूल कहता है कि जो फाइनल शेल बनेगी, जैसे सबसे बाहर की शेल बनेगी, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल बनेगी, उसमें 8 ही रखने हैं। मान लो बाई चांस 18 बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे? उसमें बाकी नेक्स्ट को दे दोगे, अगली शेल भर देना। ठीक है, तो फाइनल शेल में हमेशा 8 होनी चाहिए, 8 से कम नहीं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, चलो सेकंड रूल भी हो गया। थर्ड रूल क्या है हमारे पास? थर्ड रूल हमारे पास ये है कि जब तक आप अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, अंदर वाली शेल में आपने इलेक्ट्रॉन नहीं भरे, शेल्स बना रखी है मैंने, ठीक है, जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे आपने, तब तक नेक्स्ट में आप नहीं भर सकते। पहले अंदर वाली शेल्स को पूरा करो, फिर बाहर वाली उसके नेक्स्ट शेल्स को पूरा होंगी। ठीक है, तो हमने अगर 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो कुछ इस तरह से बनेगा। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ 1 लिख दिया मैंने। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहली शेल में कितने आ गए इसके? 2 आ गए हमारे पास। ठीक है, लिथियम में 3 है। अब लिथियम देखो, लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है उसका। तो पहले न्यूक्लियस बनाया, पहली शेल बनाई, पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 भर दिया, तीसरा भर दूं? नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हमने क्या किया, एक और शेल बनाई, उसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है, लेट्स से हम कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ये 6th नंबर पे आता है। तो पहले मैंने 2 भर दिए, फिर मैं कितने भरूंगा? 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी की बात करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि जो एटम है बिहेव किस तरह से करते हैं। एक एटम, कोई भी एटम चाहता है कि जो उसकी सबसे बाहर वाली शेल हो, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। वो चाहता है कि मेरे पास मैक्सिमम ही आए, वो चाहता है कि मेरे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन आए बस। सभी एटम्स चाहते हैं कि उनकी फाइनल शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। ठीक है, तो जो फाइनल शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑलरेडी जो पहले से पड़े हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में पड़े हैं उनको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सभी चाहते हैं कि उनकी क्या होए? 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद वो खुश हो जाएंगे, वो अमीर हो जाएंगे, वो नोबल बन जाएंगे। वो नोबल हो जाएंगे तो इनर्ट हो जाएंगे, किसी से बातचीत करेंगे नहीं। इनर्ट क्या होता है? जो किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसा एटम, एक ऐसा एटम जिसमें फाइनल शेल में या आउटर मोस्ट शेल में या फिर वैलेंस शेल में पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, उसको हम बोलते हैं उसने नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस वाली कन्फिग्रेशन ले ली है। नोबल गैस कन्फिग्रेशन या फिर इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन ले ली है। ठीक है, जो एलिमेंट्स जिनके पास ऑलरेडी 8 पहले से पूरे होते हैं उनको हम बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। इनर्ट का मतलब होता है जो आराम से चुपचाप बैठा रहे, किसी से फालतू बकवास ना करे। तो इनर्ट एलिमेंट्स क्या होंगे? जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इनकी वैलेंसी क्या हुई? 0। बच्चा बोलता है ये जीरो क्या बोला आपने? ये वैलेंसी क्या होती है? अभी तो वैलेंसी बताया नहीं आपने। वैलेंसी होता है बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है या दे रहा है एक स्टेबल होने के लिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझना है उसको। हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में
कितने बचे? 8 में से 2 चले गए, 6 बचे। 1 2 3 4 5 6। हर एटम चाहता है उसकी फाइनल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो उसको कितने और चाहिए? इस ऑक्सीजन एटम को कितने और चाहिए? इसको 2 और चाहिए। 2 की जगह खाली पड़ी है, तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करेगा। क्लियर? चलो, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये खुश हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किए? 2। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। तो मतलब वैलेंसी का मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन आप गेन करते हो? नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन या तो आप गेन करते हो या आप लूज करते हो। ये 6 लूज भी तो कर सकता था, तो हम छोटा नंबर देखते हैं। 6 लूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, 2 को गेन करना आसान है। ठीक है, तो एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है या लूज करता है, या फिर गेन करता है, या फिर मतलब पा लेता है, या फिर किसी से शेयर करता है। जितने इलेक्ट्रॉन वो चेंज ट्रांजैक्शन करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? उसकी वैलेंसी होगी। सो वैलेंसी क्या है? बेसिकली एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो कितना कंबाइन होना चाहता है। ठीक है, ये लेन देन कैसे होगा? किसी से कंबाइन होके होता है, हमेशा कोई और एलिमेंट से कंबाइन होके होता है। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी बेसिकली एक कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट की, जिससे वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है या फिर अपना डुप्लेट पूरा करता है। ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन। जो पहली शेल होगी उसमें तो 8 भर ही नहीं सकते आप, उसमें 2 ही भर सकते हो मैक्सिमम। जो 8 वाला रूल है कि फाइनल शेल में 8 होने चाहिए, तो बाहर वाली शेल के लिए है। अंदर वाली जो फर्स्ट शेल है उसमें से मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, बस ये दोनों ही। इनकी सिर्फ एक ही शेल होती है, इनकी क्या होती है? सिर्फ एक शेल होती है। तो ये अपना क्या बनाते हैं? डुप्लेट बनाते हैं, और बाकी सारे अपना ऑक्टेट बनाते हैं। ठीक है, बाकी सारे अपना ऑक्टेट बनाते हैं, ये लिख लो। डुप्लेट को बनाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, और ये ऑक्टेट को बनाते हैं रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, चलो। तो वैलेंसी निकालते कैसे हैं? अगर कोई मेटल है, अगर कोई मेटल की बात कर रहे हो, जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी क्या है? वैलेंसी। उतनी उसकी क्या है? वैलेंसी। अच्छा, अगर कोई नॉन मेटल है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, उसकी वैलेंसी कैसे निकालोगे? जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से माइनस कर दो। ऑक्सीजन पे कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसको 8 में से माइनस किया, कितना आ गया? 2। तो उसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ गई? 2। वही तो हमने यहाँ निकाला था। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आई थी? 2 आई थी। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट है जैसे कि हीलियम है, इसके पास, और नियोन है, आर्गन हो गए, इनके पास 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। 8 8, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इन केस में क्या होगा? इनको कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए और नहीं चाहिए, क्योंकि इनके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। तो इनकी वैलेंसी कितनी आ गई? 0। देयर वैलेंसी इज 0। तो यहाँ पे मैंने पहले 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी लिख दी है। साथ में मैंने पहले, सबसे पहले उसका नाम लिखा एलिमेंट का, उसका फिर सिंबल लिखा है, उसका एटॉमिक नंबर लिखा है, उसके प्रोटॉन्स कितने हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर उसकी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में, एम शेल में, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और आखिरी में उसकी वैलेंसी लिखी हुई है। ये कंप्लीट टेबल याद कर रही है। बच्चा बोलता कैसे याद होगी? आराम से याद हो जाएगी, बस लॉजिक लगाना है। देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने प्रोटॉन्स होते हैं, अभी आगे आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितने ही हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, एक बार आपको ये सब पता लग गया तो के शेल एल शेल तो आप खुद ही भर लोगे 2n² वाले रूल से। ठीक है, चलो इसको, इस टेबल को आप एक बार गो थ्रू कर लेना, आ जाती है आपको समझ में ये। अब दो चीजें हैं, एक एटॉमिक नंबर और एक मास का नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से लिखते हैं, मास नंबर को हम A से लिखते हैं। तो पहले एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक नंबर वो नंबर है जो बताता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, एक अकेले एटम की बात करूं तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है,
ये तो हमारे पास प्रोटॉन की बात होगी। अब बात करते हैं हम मास नंबर की, यानी कि ए। ये क्या होता है? मास नंबर का मतलब है जितने प्रोटॉन्स हैं वो गिन लो न्यूक्लियस के अंदर, और जितने उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं ये गिन लो। ये हमारे पास क्या होगा? मास नंबर है। क्या होगा हमारे पास? मास नंबर। अच्छा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर इकट्ठे बोलना हो ना तो हम आप न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियॉन्स। दोनों को मिला के एक टर्म बनाई गई है। क्या बनाई गई है? न्यूक्लियॉन। जैसे कि एक क्लासरूम में गर्ल्स बैठी हुई हैं और उसी क्लासरूम में बॉयज बैठे हुए हैं, तो अगर दोनों को इकट्ठे बोलना तो मैं स्टूडेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? स्टूडेंट्स बोलूंगा। भले ये अलग है और ये अलग है, लेकिन बोलूंगा क्या इनको मैं? स्टूडेंट्स। एक कॉमन टर्म दे दिया है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बोलना होता है, तो क्या बोलते हैं इनको? हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्लियर? चलो। अच्छा, एक बात बताओ, जो मास नंबर था, मास नंबर क्या होता है तुम्हें? जितने प्रोटॉन है और जितने ही न्यूट्रॉन है। मास नंबर को हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। ए से। प्रोटॉन किससे लिखते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर को तो बोलते हैं। अभी तो पढ़ा था। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन बेसिकली एटॉमिक नंबर को बोलते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि जेड। मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने उसमें? एन है। तो एक फॉर्मूला मिल गया, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो किसी में न्यूट्रॉन निकालने हो, कैसे निकालोगे? उसका मास नंबर माइनस में जेड। ये कैसे आया? इस एन को यहीं पे रहने दिया और जेड को यहाँ ले गए, तो ए माइनस जेड बन गया। ठीक है? चलो। अच्छा, कभी कभार बच्चे बोलते सर आप जेड ऐसे क्यों लिखते हो? ताकि अगर मैं कभी कभार टू जेड लिखूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल के, ये तो आपको समझ में आ रहा है। कभी कभार टू जेड समझ नहीं आता, टू कौन सा जेड कौन सा है, तो मैं इसे लाइन लगा देता हूँ। मोस्टली आपको देखेंगे टीचर्स, फिजिक्स के टीचर लगाते हैं। आपका गलत नहीं होगा अगर आप लगाओगे तो। अच्छा, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बेटा आप स्कूल जाते हो, आपका रोल नंबर, आपका फुल नेम, आपका एड्रेस है, आपका एक इंस्टाग्राम आईडी भी होगी। ठीक है? तो वैसे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फुल नेम देना पड़ता है, जिससे आपकी बारे में सब पता लग जाए। वैसे एलिमेंट्स के बारे में भी होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट है, उसका पूरा नाम लिखना है, पूरा रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो मैं पहले उस एलिमेंट का सिंबल लिखूंगा। जैसे कि मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या है? सी। फिर उसके लेफ्ट बॉटम में उसका एटॉमिक नंबर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? उसका एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो मैंने 6 लिख दिया। फिर उसके टॉप में मैं उसका मास नंबर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? उसका मास नंबर। कार्बन का मास नंबर हमारे पास होता है 12। तो ये एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है एक एटम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है? चलो, अब बात करते हैं, कुछ दो चीजें हैं हमारे पास। एक पहली जाती है आइसोटोप्स। ऐसे एटम्स, ऐसे एटम्स जो कि सेम एलिमेंट के हैं, मतलब सेम एलिमेंट के, मतलब सेम नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है। उनका मास नंबर डिफरेंट है और ये एक ही एलिमेंट के हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन की हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 और मास नंबर 12। तो कार्बन भी हमारे पास एक और ऐसा कार्बन जिसमें क्या हो? मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम हो, लेकिन ये मास नंबर क्या हो? डिफरेंट है। जैसे कि मैंने 13 लिख दिया। ठीक है? डिफरेंट मास नंबर हो, इन चीजों को क्या बोलते हैं हम? आइसोटोप्स। ये सेम तरह के होते हैं, बस एक मास में डिफरेंस में हो, मास नंबर में डिफरेंस होता है। बेसिकली ये ट्विंस लगा लो, ट्विंस लगा लो, कई बार 3 3 भी होते हैं, ट्रिपलेट्स लगा लो। बेसिकली ट्विंस है तो ये एक एलिमेंट, बट इनके मास में थोड़ा डिफरेंस है। एक एलिमेंट की 3 वैरायटीज हैं बेसिकली, अभी यूँ समझ सकते हो। अच्छा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है, तो मतलब किस में चेंज आया? न्यूट्रॉन में चेंज आया। तो हम कह सकते हैं Z तो इनका क्या होता है? सेम। ठीक है? और इनका A क्या होता है? डिफरेंट। और A डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि N क्या था इसका? बिकॉज N इज डिफरेंट, बिकॉज N इज डिफरेंट। अच्छा, अगर सेम केमिकल के हैं, दोनों कार्बन है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी? ऑब्वियसली होंगी। तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? सेम होती हैं। चेंज क्या होती है? थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि मास चेंज हो गया है तो फिजिकली थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेगा, लेकिन ऑल बाकी टाइम जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी सेम रहेंगी।
एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास, एक 1H1, एक 1H2 और एक 1H3। जो 1H1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम, दूसरे वाले को ड्यूटीरियम, तीसरे वाले को ट्रीटियम। पहले वाले में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है पहले वाले में, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये रहा हमारा प्रोटॉन, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और साथ में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ जाता है। तीसरे वाले में 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं एक्स्ट्रा। बाकी सब सेम है, देखो चार्जेस तीनों में सेम है। इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। चेंज कहाँ आ रहा है, न्यूट्रॉन्स में। किस में आ रहा है, न्यूट्रॉन्स में। समझ में आया। तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अच्छा, जो तीसरे वाला होता है ना, ये थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है, ये स्टेबल नहीं होता इतना। सेकेंड वन इज, एक और एग्जांपल लेते हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, एक तो 12C3, 6 या 6C12 बोल लो, या और 6C13 और 6C14। इसमें क्या होता है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन फालतू है। इसमें भी 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, उसमें 2 न्यूट्रॉन फालतू हैं। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। क्लियर। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, आप बोलोगे आराम से 6। अच्छा, मास नंबर कितना है, बच्चा बोलता सर मास नंबर तो देखो ना 3 3 है, कौन सा लूं मैं, इसके हिसाब से मास नंबर 12 आ रहा है, इसके हिसाब से मास नंबर 13 आ रहा है, इसके हिसाब से मास नंबर 14 आ रहा है, तो कौन सा लूं, क्या मैं तीनों की एवरेज ले लूं, मगर ले सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, मान लो कि जो हमारा ये वाला एलिमेंट है सबसे ज़्यादा मिलता है और ये दोनों एलिमेंट बहुत ही कम पाए जाते हैं, तो ज़्यादा प्रायोरिटी तो इसको मिलनी चाहिए ना। लेकिन एवरेज लूंगा तो तीनों का इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, तो एवरेज डायरेक्टली आप नहीं ले सकते, उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया गया है। तो उसके लिए एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या करो, पहले वाले आइसोटोप का मास लिख दो, जैसे कि हमने 13 लिख दिया था और 12 लिख दिया था। फिर वो कितना परसेंट अक्कर करता है, उसकी अबंडेंस कितनी है, मतलब वो एनवायरनमेंट में कितना परसेंट है, 70% वही मिलता है कि नहीं, जी कितना मिलता है वो लिख दो आप। ठीक है, फिर प्लस करो दूसरा आइसोटोप के लिए सेम चीज़, फिर प्लस करो तीसरा आइसोटोप के लिए सेम चीज़। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल, इससे आपको आराम समझ में आएगा। हमने क्लोरीन का लिया, हमें पता है जो Cl35 है, मतलब जो ऐसा क्लोरीन जिसका मास नंबर कितना है 35, वो हमारे पास 75% पाया जाता है। और जो बाकी का 25% क्लोरीन है उसका मास कितना है 37, C37। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने मास को, जो ये मास था, इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, 75/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे दूसरे वाले मास को मैंने उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको सॉल्व करने में 35.5 U आया। इसलिए हमारा क्लोरीन का मास कितना होता है, एवरेज एटॉमिक मास 35.5 U। अच्छा, एक बात और, क्या बोलते हैं ये, आप ये तो हमने सिर्फ 2 के लिए निकाला है, अब अगर मतलब 3 आइसोटोप है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो आप 3 के लिए भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं, 10 के लिए भी निकाल सकते हो। क्लियर। चलो, अब आइसोटोप्स की एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ यूज होते हैं आइसोटोप्स। देखो, जो यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 आपने मूवीज में सुना होगा, ये एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। बेसिकली हमारे पास ना यूरेनियम की रॉड्स होती हैं जो पानी में डिप कर रखी होती हैं। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं तो ये रॉड गर्म हो जाती हैं, जो पानी को उबाल देती हैं। वो पानी उबलता है, उससे आगे स्टीम इंजन चलता है, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हम पानी को बेसिकली बॉईल करते हैं, वो एनर्जी कहाँ से आती है, यूरेनियम 235 से। तो पहला सेटअप तो ये हो गया, जो आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होते हैं। लिख लो यहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा, एक आइसोटोप है हमारे पास कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60 आइसोटोप जो है वो हमारे कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है।
ठीक है, ये पेपर में आता है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल एप्लीकेशन में लिखोगे तो ये वाला और सेकंड और थर्ड वाला लिखना है मेडिकल एप्लीकेशन में, ये वाला ज़्यादा पूछते हैं आपसे मेडिकल एप्लीकेशन वाला। वैसे आइसोटोपिक आयोडीन का 131 जो आयोडीन होता है उसका जो आइसोटोप है वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो हमारे पास यूज़ होता है गॉइटर की ट्रीटमेंट में, जो गले में वो स्वेलिंग होती है ना बड़ी सी, उसको बोलते हैं गॉइटर, आपने नोटिस किया होगा 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। फिर एक आइसोटोप होता है आइसोटोप का किसका, कार्बन 14 जिसको हम C14 भी बोलते हैं। ये मोस्टली यूज़ करते हैं जो हमारे पास धरती से कुछ अवशेष निकलते हैं, कुछ फॉसिल्स निकलते हैं, कुछ चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, कुछ बोन्स निकलती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमारे फॉसिल निकलते हैं, उसकी एज पता करने में ये कितने साल पुराना है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कार्बन होता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं उसके अंदर कितना कार्बन है, वो भी C14 वाला, तो उससे हमें पता लगाता है कि उसकी कितनी एज होगी, ठीक है। तो ये थे आइसोटोप। आइसोटोप में क्या था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या था, सेम, और मास नंबर क्या था, डिफरेंट। मतलब ए तो उसका डिफरेंट है और उसका जेड जो है वो क्या है, सेम है। तो इससे मिलती जुलती एक चीज पढ़ते हैं अब हम, आइसोबार्स। इसमें इससे उल्टा है, इसमें क्या है, इसका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो मास नंबर है वो क्या है, सेम है। मतलब जो उसका Z है वो तो डिफरेंट है, Z डिफरेंट तो एलिमेंट भी अलग अलग होंगे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इनका जो A है वो क्या है, सेम है। A किससे बनता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इकट्ठे बोलना हो तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन। तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होते हैं, सेम। आइसोटोप्स आइसोबार्स के नंबर ऑफ न्यूक्लियंस सेम होते हैं। एग्जाम्पल ले लो, आर्गन और कैल्शियम, इसका मास नंबर भी 40, इसका मास नंबर भी 40। क्लियर। तो ये हमारे पास होता है आइसोबार्स। आइसोबार की भी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ऑब्वियस सी बात है, अगर अलग अलग केमिकल हैं तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। आइसोबार्स के एज सच इतने ज़्यादा कोई एज सिग्निफिकेंट यूजेस नहीं है जैसे आइसोटोप्स के थे, बट इसके भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज दिख जाती हैं हमें। क्लियर। सो दिस वाज आवर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपने बस एक बात याद रखनी है कि आपने साथ में इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जो हमारे आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपने फॉलो करना @science by मुकुल, इसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और साथ ही इसको प्रिंट आउट निकलवा के इससे रिवीजन करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आएंगे।